इकरार करने के लिए नजरें मिलानी पड़ती हैं, इकरार करने के लिए नजरें मिलानी पड़ती हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए कई रातें बितानी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है। इस वीडियो में क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे मतलब हर चीज आपके तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। साथ में आपको मिलेंगी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि पीडीएफ में एक पासवर्ड लगा होगा, उस पासवर्ड को जो है मैं बीच में कहीं पर लिख दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं भागोगे। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 मैं आपको दिखा दूं अगर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मैंने बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, यार ऐसे हो जाए यार, तो वीडियो को पूरा देख लो भाई साहब। तो इसमें सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर नंबर 1 के देखते हैं और उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर नंबर 2 के देखेंगे। तो पहला यहाँ पर देखो चैप्टर क्या आता है आपका सामाजिक विज्ञान का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं इस वीडियो में हैं, क्या क्या बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखो, सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, तो कौन सा देश है ऐसा जहां पर राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ, तो देश है फ्रांस। तो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो ये है, 4 विकल्प रहते हैं, आप लोग जानते ही हो, मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगा। दूसरा है बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। तो बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी, तो वो है लौह एवं रक्त नीति द्वारा, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध जो है वो था फ्रांस देश से, ठीक है। तो ये आप याद करना, एक बार मैं वीडियो बना चुका था, आप लोग नहीं देखे थे, ठीक है, थोड़ा गलती हुई थी। उसके बाद निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इटली का जो एकीकरण है वो हुआ था मैजिनी, कावूर, गैरीबाल्डी, ये सभी के नेतृत्व में, उपरोक्त सभी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या आता है अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जीसेपी गैरीबाल्डी, ऑटोवन बिस्मार्क, नेपोलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑटोवन बिस्मार्क का, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में ऑटोवन बिस्मार्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है 6वां, गैरीबाल्डी संबंधित था। तो गैरीबाल्डी किससे संबंधित था भाई साहब, तो यहाँ पर बी नंबर है जर्मनी के एकीकरण से, ठीक है। तो गैरीबाल्डी जर्मनी के एकीकरण से संबंधित था। उसके बाद आता है आगे 7वां क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी भाई साहब, तो आप लोग जानते हो 1789, बहुत ही फेमस है 1789, और ये हर साल एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इसको तैयार जरूर करना, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में वैसे तो, ठीक है। उसके बाद यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो गैरीबाल्डी या फिर बिस्मार्क या कावूर या मैजिनी। तो जल्दी से कमेंट करो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट कर देना ये वाली, क्योंकि मैं कमेंट करवाया हूँ एक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस में जो गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी 1848 ईस्वी में, आप लोग याद रखना। उसके बाद आगे है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय जो हुआ था वो हुआ था इटली में। इन सारे क्वेश्चनों को हो सके तो आप लोग अपने से लिख लो ताकि आपको याद हो जाए साथ में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब आपके आते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं अति लघु उत्तरीय, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, यह शासन सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी होती हैं। ये सरकारें जो होती हैं वो सैन्य शासन पर आधारित होती हैं और दमनकारी होती हैं। सैन्य शासन पर आधारित का मतलब क्या है कि भाई जनता की बातें नहीं सुनती, लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होती, उसी को बोलते हैं निरंकुशवाद, ठीक है। उस पर कोई अंकुश ही नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को ये रटना नहीं पड़ेगा, याद हो गया होगा। उसके बाद आगे आपका आता जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया गया। तो यहाँ पर उत्तर में आप लिखना जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो था ऑटोवन बिस्मार्क का था। विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। तो आप ये याद करना। उसके बाद तीसरा है फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम लिखिए। तो फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। पहला, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम निम्नलिखित है, ऐसे लिखोगे। फिर उसके बाद पहला परिणाम है फ्रांस से निरंकुशवाद राजतंत्र का अंत हो गया। आप जानते हो निरंकुशवाद, पहले आप अभी पढ़ा निरंकुशवाद क्या होता है। उसके बाद दूसरा, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ और पूरे देश में समान कानून संहिता लागू किया गया, नेपोलियन संहिता जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना।
उसके बाद अगला है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम। तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे मैजिनी, गैरिबाल्डी और काबूर। तो ये आप लोग याद कर लेना, और ये मैंने बहुविकल्पी प्रश्न में आपको बताया था पीछे, है ना। उसके बाद आगे आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही है लगभग, ठीक है। तो नेपोलियन द्वारा फ्रांस में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लो। तो यहाँ पर है नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था, विश्व के महानतम व्यक्तियों में से। उसके असाधारण कार्यों तथा आश्चर्यजनक विजयों में संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया, ठीक है। उसके जो भी वो विजय प्राप्त किया, जितने भी असाधारण कार्य थे उसके, वो संपूर्ण विश्व को अपनी ओर मतलब ध्यान आकर्षित किया, संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, ठीक है। तो ये आप लोग याद करना। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है, कौन कौन से हैं भाई साहब। पहला, शासन संबंधी सुधार, मतलब उसने क्या किया, शासन में सुधार किया। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। जो भी शासन संबंधी सुधार थे, जैसे देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए उसने शासन का केंद्रीकरण कर दिया, केंद्रीकरण यानी केंद्रीकरण कर दिया, केंद्र की शक्तियां बना दी। अब वहां पर क्या था, प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता पर आधारित शासन संबंधी सुधार किए उसने। मतलब कि जो भी व्यक्ति शासन में जाना चाहता है, जो भी व्यक्ति, वो जैसे अभी दौड़ होती है ये सारी चीजें, तो पहले मतलब क्या होता था, रिश्तेदारी वगैरह है, कोई उसका दोस्त है तो चल भाई तू आ जा, ऐसे होता था। लेकिन उसने क्या किया कि कार्य क्षमता पर आधारित कर दिया कि भाई अब अगर आपको कोई भी नौकरी करना है तो आपको पहले योग्य बनना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा है न्याय संबंधी सुधार। उसने न्याय में बहुत सुधार किया। क्या क्या सुधार किया, नेपोलियन ने फ्रांस के लिए विधि संहिताओं का निर्माण करवाया, जिससे किसी व्यक्ति को विधि अनुसार दंड दिया जाने लगा। तो पहले विधि अनुसार दंड नहीं दिया जाता था, पहले क्या था, जिसको मनाया, जो भी सरकार के खिलाफ बोला, जिसको लगा कि तू गलत किया है, चाहे वो गलत किया हो या नहीं, उसको दंड दिया जाता था। लेकिन फिर उसने क्या किया, नेपोलियन ने फ्रांस में विधि संहिताओं का निर्माण करवा दिया, जिससे क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जब भी दंड दिया जाता था विधि अनुसार दिया जाने लगा, ठीक है। तो ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है तीसरा, सार्वजनिक सुधार। सार्वजनिक सुधार में क्या किया नेपोलियन ने सार्वजनिक हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया, बेरोजगारी को क्या किया, दूर करने का प्रयास किया। किसी भी देश के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है वो होता है बेरोजगारी। आप देखोगे अभी भी सरकारें जो हमारी होती हैं वो बेरोजगारी पर ज्यादा सवाल उठाती हैं, है ना। चाहे वो भी कोई भी हो, विपक्ष होगा तो बेरोजगारी पर सवाल उठाएगा। तो बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसने बेरोजगारी को समाप्त करने का कार्य किया। आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करवाया, जैसे कि अभी हमारे यहाँ। ये सोच कर अभी भी लिख सकते हो, जितने भी अच्छे कार्य हैं याद करने की जरूरत नहीं है भाई, एक एक हेडिंग याद कर लो, उसके बाद ये तो अपने से लिख लोगे बना कर, ठीक है। उसके बाद चौथा, शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए। कौन कौन से किए उसने, फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नहीं सरकारी शिक्षा, और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। तो उसने क्या किया भाई, शिक्षा पर जोर दिया एक प्रकार से, ठीक है। तो शिक्षा पर जोर आप लिख सकते थे। उसके बाद आगे क्या आता है, आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में उसने क्या किया, नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। मादक द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मादक द्रव्य मतलब मदिरा हो गया, शराब हो गया, इन पर क्या किया, कर लगाया, जिससे क्या हुआ, सरकार को फायदा होने लगा, सरकार के पास टैक्स आने लगा, पैसा आने लगा। तो सरकार उन पैसों के द्वारा कई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मतलब सहायता पा गई, है ना। उसके पास पैसा हो गया सरकार के पास। तो ये हो गया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। पहले मजदूरों का वेतन निश्चित नहीं था, जो भी मनाया जो भी लोग देते थे, लेकिन उसने क्या किया कि मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी, मुनाफखोरी को समाप्त किया। तो पहले चोर बाजार आप जानते हो, चोर बाजारी को समाप्त किया। सट्टेबाजी है ना, जो भी जुए वगैरह। मुनाफाखोरी मतलब कोई भी 2 रुपए का सामान लेता है वो पहले इकट्ठा कर लेता है, फिर वो 10 का 20 का जितने का मन हुआ बेचता था, तो वो होता था मुनाफाखोरी। तो ये हो गया। उसके बाद धार्मिक सुधार भी उसने किए। क्या किए, नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की, ठीक है। तो अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता उसने प्रदान की, यानी सभी धर्मों को लगभग समान अधिकार दिए गए, जैसे कि अभी हमारे संविधान में है ना। चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, तो वो सभी को समान धर्म है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्रता है, आज़ादी है ना। तो वही सारी चीज़ें नेपोलियन ने की। मतलब एक प्रकार से तानाशाही का अंत कर दिया। तानाशाह नहीं था, लेकिन फिर बाद में उसके अंदर भी तानाशाही वाला जो भी था वो राक्षसपन अपने लगा था। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई थी, वो बात की कहानी है। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2।
जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखिए कि भाई मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल थी। राष्ट्रवादी भावनाओं का मतलब क्या था कि भाई अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, है ना, वही होती है राष्ट्र के लिए क्या होती थी, राष्ट्रवादी भावनाएं। ठीक है, इन लोगों ने 1848 ईस्वी में जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। क्या किया कि भाई जो जर्मनी टुकड़ों में विभाजित था उसको केंद्रीकरण किया, जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधा और एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। मतलब वहां पर शासन स्थापित करने का प्रयास किया, ये यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद लेकिन राजशाही एवं सैन्य, यहां पर लिख लेना सैन्य, ठीक है, तो राजशाही एवं सैन्य शक्ति ने इसका दमन किया, दमन मतलब विरोध किया। ठीक है, उसके बाद आगे इन लोगों का प्रशा के बड़े भूभाग यानी भूस्वामियों, अरे यार क्या है, प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। प्रशा के जो भी बड़े भूस्वामी थे वो भी समर्थन किए थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। जो प्रशा थी उसने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। मुख्य मंत्री ऑटोवन बिस्मार्क, है ना, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, ऑटोवन बिस्मार्क। तो मुख्यमंत्री ऑटोवन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। इस प्रक्रिया का जनक कौन था, ऑटोवन बिस्मार्क। इसीलिए बोला जाता है कि ऑटोवन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जर्मनी का राजा विलियम प्रथम को 1871 ईस्वी में बनाया गया, यानी जर्मनी का प्रथम सम्राट बनाया गया। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ, बहुत ही आसान ये है, इसको आप लोग याद कर लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है भारत में राष्ट्रवाद। आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट ये भी है, इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं बोर्ड एग्जाम में 100%। ठीक है, तो यहाँ पर है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या क्या है यहाँ पर, बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में क्या क्या है। पहला, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत जब लौटे थे वो लौटे थे 1915 ईस्वी में। याद कर लेना, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पासवर्ड आपको मैं बता दूं है LEARN लर्न मंत्रा। ठीक है, लेकिन ये सारे जो लेटर हैं ये कैपिटल रहेंगे, याद रखना कैपिटल रहेंगे सारे। ठीक है, तो पासवर्ड वही रहेगा, नीचे स्क्रीन में शो हो रहा होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपका आता है भारत वापस आने पर गांधी जी ने, ठीक है, पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो भारत जब महात्मा गांधी वापस आए अफ्रीका से तो पहला सत्याग्रह कहाँ किया भाई, चंपारण में। ठीक है, चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद की एक पुस्तक है, आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा कहाँ होगा, है ना, अब सुने होंगे रचना के उसमें। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का कहाँ प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, वो किए थे पोरबंदर में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, सॉरी पोरबंदर में तो गांधी जी का जन्म हुआ था दांडी में। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना, सॉरी थोड़ा सा जुबान है भाई लड़खड़ा जाती है। ठीक है, तो दांडी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, किसका, नमक सत्याग्रह। ठीक है, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, एक प्रकार से। उसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा कब की थी, क्यों की थी। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में की थी, या फिर क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, या उत्तरदायी शासन की प्रतिस्थापना हेतु, या नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी वो क्यों की थी, तो ये देखो दांडी है ना, कहाँ प्रारंभ किया था, तो दांडी में। तो दांडी यात्रा की थी तो किसके लिए भाई, नमक कानून तोड़ने हेतु। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो था रॉलेट एक्ट। याद रख लेना, रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जो भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता था। मतलब कि यार एकदम जबरन, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, बस शक है कि तुम देश विरोधी हो या कुछ भी, उन भाई शक क्या, वो एक प्रकार से जो भारत में आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक आंदोलन, आज़ादी आंदोलन, है ना, उनको कुचलने की जो है वो नींव तैयार की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, इसीलिए रॉलेट एक्ट बनाया गया था। तो उसके विरोध में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। ठीक है, तो ये आई होप आप समझ गए होंगे। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रॉलेट एक्ट। और असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद आता है आगे आपका आता है
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? अब यहाँ पर एक आता है यहाँ पर चौरा चौरी की घटना। चौरा चौरी घटना क्या हुई थी कि भाई चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या हुआ था, चौरी चौरा एक्चुअली में वहाँ पर हुआ ये था कि जो भीड़ थी असहयोग आंदोलन में, ठीक है, उसके बाद एक भीड़ थी, वो भीड़ ने थाने पर आग लगा दी, उसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए, तो गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, वो आगे आप पढ़ोगे। उसके बाद आता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 ईस्वी में, आप लोग याद कर लेना कब, 1919 ईस्वी में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 15 अप्रैल 1919 को। 1919 को भाई साहब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, तो इसी के विरोध के लिए कई भीड़ इकट्ठा हुई एक मेले में अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर में जलियांवाला बाग एक नामक स्थान था, वहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पर अंग्रेजों ने जनरल डायर आकर गोली चलवा दिया था, गोली चलवा दिया तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम रख दिया गया, क्योंकि हत्या कर दी गई थी कई निहत्तों की, ठीक है, कई लोग कुएं में कूद कर जान दिए थे, किसी की गोली लग गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो 15 अप्रैल 1919 को क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। ये भी आप याद कर लेना, ये मैप में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद 8वां आता है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भाई महात्मा गांधी, मैंने आपको बताया। उसके बाद करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो का नारा भी किसका था? महात्मा गांधी जी का था, आप जानते हो। उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 को ही किया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आगे आता है, आगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो 1930 ईस्वी को चलाया गया था, और आर्थिक महामंदी जो आई थी 1929 ईस्वी को आई थी। आप लोग ये भी याद कर लेना, ठीक है, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए? तो कौन हुए थे भाई साहब? लाला लाजपत राय जी, ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। उसके बाद वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? लाहौर अधिवेशन हुआ था, आप जानते हो, 1885 में, तो ये आप याद कर लेना, तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त 1942 को। तब हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 1947 को, ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो बस यही थे सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं जल्द ही आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इनके अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय समझाने वाला हूँ। तो बस चैनल के साथ बने रहना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।